जीवन में गांधी जी ने किस प्रकार से प्रभाव में डाला, और ये उनका सर्टिफिकेट भी उनका है, और ये पेपर मैंने रिजेक्ट किया। पेपर काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में इसमें आपकी जानकारी देना चाहूँगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग को नहीं पता, और नई पीढ़ी को ये सारी चीज़ें पता चलना चाहिए। गांधी जी के बारे में झांसी गजेटिया भी लिखता है कि झांसी में वो 2 बार आए, तीसरी बार हमीरपुर जा रहे, जब उड़े जा रहे थे उस रूट में, फिर वापस तीसरी बार फिर उनका यहाँ आना हुआ। तो इस 3 में झांसी की बात है। उसके बाद फिर बुंदेलखंड, चाहे वो सागर हो, चाहे महुआ हो, कुलपहाड़ हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं, बांदा हो, वहाँ पर पहुँचे गांधी जी, वहाँ जनसभाएं की, और गांव के जो इवन 15 साल के बच्चे भी उस समय थे, वो भी उससे प्रभावित थे। तो मैं इस पेपर को संक्षिप्त रूप से आपको बताना चाह रहा हूँ, और इसको पढ़ते हुए जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की जब घोषणा की, तो उस घोषणा के बाद वह बुंदेलखंड के झांसी पहुंचे थे। उनके साथ शौकत अली भी झांसी आए थे। झांसी के क्रांतिकारियों ने उनका बहुत अधिक जोश खरोश के साथ स्वागत किया। उस समय रघुनाथ विनायक ढोलेकर के नेतृत्व में झांसी और खासतौर से यहाँ का हार्डीगंज, इसको सजाया गया। शाम के समय दीपावली मनाई गई थी, दीपों की पूरी झांसी में रोशनी की गई थी उनके आगमन पर। एक सार्वजनिक जनसभा का आयोजन किया गया था, जिस जनसभा में गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, जब तक खिलाफत का सवाल हल नहीं हो जाता, तब तक किसी को खुशियों में शामिल नहीं होना चाहिए। उस समय गांधी जी ने जो तुर्की में खलीफा के को हटाने की प्रक्रिया जो अंग्रेजों की चल रही थी, उस प्रक्रिया का विरोध किया था, सारे मुस्लिमों भाइयों का सहयोग किया था, और कहा था हिंदुओं का सब लोग मिल करके अंग्रेजों को इस मुद्दे पे हम उन्हें अंग्रेजों को पीछे करेंगे। तो पूरे उस समय देश में सामुदायिक सद्भाव की लहर दौड़ पड़ी थी। उसी विषय पर गांधी जगह जगह जा रहे थे और लोगों का सहयोग प्राप्त कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप लोगों ने दीपावली बनाई, यहाँ अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि हम इस लायक नहीं हो जाए, देश स्वतंत्र नहीं हो जाए, तब तक, और इस खासतौर से वर्तमान जो प्रश्न चल रहा है खिलाफत का, वो प्रश्न ना हल हो जाए, तब तक हमें कोई भी त्योहार नहीं या कोई भी उत्सव नहीं मनाना है। उसके बाद फिर गांधी जी 1921 में दोबारा झांसी आए। 1921 में गांधी जी आपके साथ उनके बेटे देवदास भी वहां पहुंचे थे, और उन्होंने देवदास को उन्होंने झांसी से एक पत्र लिखा। उस पत्र के बारे में उन्होंने लिखा था कि चिरंजीव देवदास, हम लोग अभी भी झांसी पहुंचे हैं, यहाँ थोड़ी बहुत शक्ति मिल गई है। गंगाधर राव, बालकृष्ण देशपांडे तथा श्रीमती सरला देवी मेरे साथ हैं। तो ये बताया था कि इतने लोग झांसी में उस समय गांधी जी के साथ यहाँ आए हुए थे। झांसी में तीसरी बार गांधी जी 22 नवंबर 1929 को आए थे। इस दौरे में जो उस जमाने में अफगानिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, वो भी झांसी आए गांधी जी के साथ, वो भी झांसी आए थे। इस प्रकार झांसी के अब जब गांधी जी झांसी आ गए, तो निश्चित रूप से एक उनके बाद जो नेताओं का आगमन शुरू हुआ। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू झांसी आए थे 1922 में, 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1937 में, कितनी बार जवाहरलाल नेहरू झांसी आए। क्योंकि जब उन्होंने देखा कि बुंदेलखंड को महात्मा गांधी कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं इस क्षेत्र को, तो निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू लगातार झांसी इस पीरियड में आए। 1930 में यहाँ नेहरू जी का तुलादान भी किया गया था, और उसमें नायडू, अब्दुल कलाम आजाद, असद मोहानी, एनी बेसेंट ने भी झांसी आकर के एक बुंदेलखंड पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ था, उसमें यहाँ भाग लिया था। तो ये सारा प्रभाव झांसी गांधी जी का ही था। मोतीलाल नेहरू ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, और उसके बाद 1924 में सीमांत गांधी अकेले यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने जनसभा भी करी थी। अब एक और अच्छी बात बताएं, इस सबके 6 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना भी झांसी आए। मोहम्मद अली जिन्ना भी झांसी आए थे, और यहाँ मुस्लिम लीग की सदस्यता बढ़ाने के लिए उन्होंने जनसंपर्क भी किया था। अब सुभाष चंद्र बोस 1940 में झांसी आते हैं, और मोड़ के पास, उस दिन मैंने चर्चा में भी बताया था, एक कपिल मुनि आश्रम की सेवा पहाड़ स्थान है, वहां पे उन्होंने एक भवन का निर्माण भी करवाया था, उसका उद्घाटन भी किया था। गांव के लोग आज भी
भी उस बात को रखते हैं, और उनके जो भवन का उन्होंने निर्माण इसका उद्घाटन किया था वो आज भी भवन होता है। एक कमरा है, उस रूम को उन्होंने आज भी संरक्षित कर रखा है गांव के लोग ने, टोड़ी गांव में। अब जब गांधी जी यहाँ आ रहे थे तो निश्चित रूप से यहाँ की युवा और नई पीढ़ी देश की आजादी में जुड़ना शुरू हो गई थी। लगातार यहाँ पे आम जनता ने विदेशी वस्त्रों और जो भी वस्तुएं थी उनकी होली जलाना शुरू कर दी थी। अब जिला प्रशासन ने खादी की बिक्री पर झांसी में रोक लगा दी, लेकिन जब रोक लगा दी और जगह जगह विदेशी वस्त्रों को अगर जो जला रहा था तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उन्हें जेल भेजा जा रहा था, तो यहाँ की झांसी की जनता ने यहाँ पे रामलीला जब होती थी उसका रावण का दहन बहुत पहले से होता चला। उस रावण के दहन में उन्होंने विदेशी वस्त्र जलवाए। झांसी की जनता ने विदेशी वस्त्र, रावण दहन में विदेशी वस्त्र जलवाए थे। इसमें लगभग 40 लोग जेल गए थे और उन पर प्रत्येक पर 500 रुपए उस जमाने में जुर्माना होता था। उस जमाने में जुर्माना 500 रुपए बहुत होता है, क्योंकि 20 रुपए तो महीने उस जमाने में लोगों को सैलरी मिला करती थी, तो 500 रुपए जुर्माना काफी बड़ी संख्या में जुर्माना हुआ था। इसके अलावा डाकघर में भी उस समय झांसी में मत पेटियों में जो पत्र पेटियां थी उनमें आग लगाई गई थी। 1928 में साइमन कमीशन जब दिल्ली जा रहा था तो झांसी स्टेशन पर यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने इनको काले झंडे भी दिखाए थे। नमक कानून, एक और महत्वपूर्ण जो घटना झांसी में हुई थी, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया था तो झांसी के सारे, यहाँ तो नहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इस विरोध करना, तो झांसी के सारे क्रांतिकारी और आसपास के सारे पहुंचे थे। चिरगांव के पास एक गांव है औपारा पहुंचे थे, वहां नमक बनाया गया था और नमक कानून तोड़ करके वहां नमक कानून तोड़ा गया था। वो स्थान आज भी है, लोग वहाँ गांव के लोग वहाँ संरक्षित करते हैं। मौका लगे तो हम लोग वहाँ जाएं, वहाँ पास में एक मंदिर भी है, जो भी मंदिर है। ऐसा नहीं आपको जाएंगे तो हम आपको मंदिर देखने को भी मिलेगा। चिरगांव से बिल्कुल तक बस पास नहीं है, रास्ते जाता है, बस्ती में होके आप पहुंच जाएंगे तो गांव भी पहुंच जाएंगे। तो इसके अलावा ये सारी चीजें हो रही थी। वास्तविक आंदोलन में 100 से अधिक लोग यहाँ पे जेल भेजा गया, जुर्माना लगाया गया। जब 1936 में चुनाव हुए, जब चुनाव किए गए तो उन चुनावों में झांसी की 3 सीटों पे कांग्रेस की जीत हुई। 3 सीटों पे गांधी जी का प्रभाव ऐसा था कि गांधी जी 3 सीटों पे कांग्रेस जीती थी। और इधर भारत आंदोलन में सारे प्राइवेट स्कूल बंद रहे थे, जो सरकारी स्कूल थे उनके बच्चे कॉलेज ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, टीचर जो थे वो पढ़ाने नहीं गए। तो इस तरह से पूरा जो था सारा झांसी उस समय बंद रही थी। अब इसके अलावा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के कई जगह दलितों के लिए जो गांधी जी ने हजर नाम दिया था, हजर स्कूल जगह जगह खोले गए, जिसमें मोट में सत्याग्रह श्रीवास्तव और भी तमाम आसपास चाहे मौरानी पूरे सब जगह अलग अलग नाम से इस हजर स्कूल खोले गए थे उनको पढ़ाने के लिए। ये तमाम व्यवस्था उस समय रखी गई थी। आसपास के गांव में जैसे कोंच में जो गौरी शंकर, लल्लू राम जी, ये इन लोग को जेल भेजा गया था। इसके अलावा ढेर सारे जो इसमें मैंने वर्णन किया है। एक अच्छी चीज हुई थी कोंच में जो झांसी में भी नहीं हुई थी, वहाँ एक 1922 में स्वदेशी स्टोर खोला गया। स्वदेशी स्टोर मतलब स्वदेशी की जो वस्तुएं हों, कपड़े, वस्त्र, यहाँ के खिलौने, यहाँ के कामकाज करने के जो बर्तन होते हैं, सामान होते हैं, उन सबको एक अलग से उसका नाम दिया गया था स्वदेशी स्टोर। तो एक नई परंपरा पूरे क्षेत्र में सबसे पहले कोंच में शुरू करी गई थी। ये भी गांधी जी का प्रभाव था। और यहाँ कोंच के लोगों ने अखबार भी, समाचार पत्र भी वहाँ उस समय चलाया था, जिसका नाम रखा गया था निर्भय नाम से उन्होंने एक समाचार पत्र भी उस समय चलाया था। भारी संख्या में चाहे सभी आंदोलनों में गांधी जी का सहयोग किया गया बुंदेलखंड में। और ललितपुर में बुलाई तिवारी, हसन नेगी और नंदकिशोर किलेदार, जिनका किलेदार का परिवार आज भी ललितपुर में है, और वो उन सभी लोगों ने गांधी जी के सहयोग के लिए किया और उनको जेल भी भेजा गया। ललितपुर में नंदकिशोर, उस समय पेपर नहीं आता था ललितपुर में, तो नंदकिशोर किलेदार जो थे वो बैंक और बैंक से 2 लोग मिल करके पूना से तिलक का जो क्रांति तिलक का जो केसरी अखबार था वो मंगाते थे। तिलक का केसरी अखबार मंगाते थे बम्बई से, और वो पूरे 1 महीने तक तो आ ही पाता होगा, और 1 महीने तक
पढ़ के सबको सुनाता था। पूरे पेपर को महीने भर पढ़ा जाता था और पढ़ के सुनाया जाता था। तो ये इतना उस समय जो लक्ष्मीनारायण जी है, मैं बता रहा हूँ कि मीडिया का प्रभाव उस समय कितना तेज हो रहा था, जिसकी वजह से ये आंदोलन तेजी से फैल जाता है। अब मैं एक गांधी जी की एक संक्षिप्त फिर मैं आगे पहुंचता हूँ। पुणे में खंडेश्वरी मंदिर में एक जनसभा की गई थी। एक महत्वपूर्ण घटना जो गांधी जी की आती है बुंदेलखंड में, जब हमीरपुर जिले में पहुंचे तो गुलपहाड़ वहाँ एक कस्बा है, वहाँ के कृष्ण मिशन में उन्होंने जनसभा की। जनसभा करने के बाद जब गांधी जी स्टेशन पहुंचे तो उनकी ट्रेन में 5-10 मिनट टाइम, तो गांधी जी उसी समय जितने लोग वहाँ बैठते यात्री, उन्हीं से चंदा उन्होंने मांगा। गांधी जी के चंदा मतलब आंदोलन के लिए सबसे सहयोग लेते थे। और वहाँ जितने लोग थे, वहाँ के गांव के लोगों ने, किसी ने गेहूं दे दिया स्टेशन पे, जिसके बाद जो तत्काल में उपस्थित था, पैसे गाना गुवाना इस तरह से लोगों ने दिए और गांधी जी ने उन सबसे चंदा इकट्ठा उस समय किया, तक उनकी ट्रेन वहाँ नहीं आ गई। और यही के रामलीला मैदान में भी गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर नमक बनाया। तो गुलपहाड़ का भी गांधी जी से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। गुलपहाड़ कस्बा जो पहले हमीरपुर जिला में हुआ करता था, अब महुआ जिला में। शिवपुरी जिले, अच्छा एक और बहुत अच्छी घटना बताता हूँ। उस समय गांधी जी के प्रभाव जो होता था, तो गांधी जी वेशभूषा में खाली अपनी धोती पहनते थे, एक धोती ऊपर डालते थे, मतलब बनियान है कुछ पहनने का सिस्टम उनका नहीं था। तो उस जमाने के युवा भी इस तरह के वेशभूषा में बचपन से ही ऐसी वेशभूषा में रहने लगे थे। उन्हीं में से थे एक ग्यासीराम जी। ग्यासीराम जी ये शिवपुरी के कैरा तहसील के अंदर एक डामर कला गांव है, वहाँ के सरपंच हुआ करते थे। वो 12 साल की उम्र में ये उन्होंने वस्त्र अपने त्याग दिए थे और गांधी जी की वेशभूषा में रहे आजीवन। वो गांधी जी वेशभूषा में रहे। वर्धा भी पहुंचे थे, विनोबा भावे के साथ पहुंचे थे। विनोबा भावे के साथ उन्होंने भूदान आंदोलन में भी बाद में सहयोग किया था। खुद की प्रॉपर्टी भी उन्होंने उसमें विनोबा भूदान आंदोलन में खुद की प्रॉपर्टी को भी दान किया था। ऐसी तमाम पूरे बुंदेलखंड में लोग थे जो गांधी की वेशभूषा पे, उनकी विचारधारा को मानती थे, साथ ही साथ उनकी वेशभूषा भी अपना रहे थे। जैसे वो खादी पहन रहे हैं, खाली धोती पहन रहे हैं, इस तरह से वेशभूषा उन्होंने की। शिवपुरी में एक थे हरिकृष्ण पांडे, ये बहुत फेमस थे और इन्होंने भी गांधी जी से वेशभूषा अपना करके पूरे जीवन उन्होंने गांधी जी विचारधारा को फैलाने का काम किया। स्कूल खुलवाए, छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर उस जमाने में उन्होंने खुलवाए, ताकि गांधी जी कैसे रहते थे, कैसे विचारधारा उनकी थी, वो सारे बच्चों को सिखाते थे। नए लोग जो भी सुनने आते थे उनको गांधी जी के लिए उनको बताते थे। तो इस तरह से पूरे बुंदेलखंड में मैं लगातार इसमें आपको बताता जा रहा हूँ। अब झांसी जिले में टहरौली के जो मजदूर होते थे वो ओछा रात में मजदूरी करने आते थे। तो उस समय चांदी का जो सिक्का था वो ओछा के सिक्के और राज्य जो सरकार के सिक्के में उसमें अंतर हुआ। तो उन्हें जब मजदूरी में सिक्के दिए जाते थे तो उसका विरोध उन्होंने उस बात को लेकर किया। और उन्होंने भी गांधी जी की तरह असहयोग आंदोलन की तरह एक आंदोलन चलाया और वो भी गांधी जी के द्वारा टहरौली के जो किसान थे, मजदूर थे, इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। टीकमगढ़ के ढेर सारे ऐसे क्रांतिकारी को नाम आते हैं, जैसे लाला वाजपेयी, लक्ष्मीनारायण नायक, नानदास हरी, चतुर्भुज पाठक, माधव शर्मा, श्यामलाल साहू, ये सारे टीकमगढ़ के कार्यकर्ता उस जमाने में रहे। ओछा दतिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग से बुंदेलखंड स्टेट कांग्रेस कमेटी भी बनाई गई थी और जिसने लगातार आंदोलन करते रहे जब तक देश आजादी हुआ। ओछा संघ का निर्माण भी गांधी जी की प्रेरणा से ही, गांधी जी के आंदोलन के द्वारा ही हुआ। एक टीकमगढ़ में एक अच्छी चीज हुई जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय स्कूल में जब बच्चे पहुंचते थे तो टीचर को कहते थे प्रेजेंट सर। आज भी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले स्कूल में बच्चे कहते प्रेजेंट सर, अटेंडेंस लगती है। तो वहां पे पंडित परमानंद खरे
उनकी प्रेरणा से वहाँ के स्कूल के बच्चों ने पेजेंट सर कहना बंद कर दिया। वो मतलब पेजेंट सर नहीं कहेंगे, इसके लिए विद्यार्थियों ने स्कूल नहीं गए और 26 जनवरी 1946 को उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। ये बच्चे 11वीं 12वीं के तक की लेवल के जो बच्चे थे, 6वीं से लेकर 12वीं लेवल तक के, वो बच्चों ने 26 उस जमाने में एक 26 जनवरी 1946 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की एक परंपरा डाली थी। सागर में एक अच्छी चीज हुई थी जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह मतलब पेड़ पौधों को काटने की जो तेजी से उस सागर क्षेत्र में बहुत अच्छे ब्रांड के जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उन सबको काटने की परंपरा चल रही थी। काटे जा रहे थे व्यापार के उद्देश्य से, कागज बनाने के लिए, और विदेश भी भेजे जाते थे। तो गांव के लोगों ने गांधी जी से पेड़ ठोक करके सत्याग्रह चलाया जिसका नाम था जंगल सत्याग्रह। तो ऐसे ही तमाम ऐसे छोटे बड़े सत्याग्रह पूरे देश में हो रहे थे और वो कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रभावित भी हो रहे थे। झांसी जिले के समतल स्टेट में नारायण सिंह परिहार थे, उन्होंने लगातार समतल में रह के ही आंदोलन चलाया, यहाँ तक कि वहाँ के स्थानीय जो राज चल रहा था उसके विरोध में भी खड़े हुए। वो इलाहाबाद गए थे, जवाहरलाल नेहरू जी से मिलने गए थे कि आप समतल आइए, बुंदेलखंड आइए और हम लोगों की समस्या को सुनिए। और नेहरू जी ने उनको समय भी दिया था कि मैं वहाँ आपके समतल में जरूर पहुंचूंगा। ऐसे ही एक और अच्छी चीज हुई थी, वो रामायण सभा। उस क्षेत्र में समतल क्षेत्र में रामायण सभा का आयोजन करना शुरू किया गया। रामायण सभा ना रामलीला मतलब नाम रखा गया रामायण सभा। मतलब अंग्रेज अधिकारी ये ना सोचे कहीं ये गांधी का लोग है तो उसके लिए उन्होंने नाम ही दे दिया। जब भी सभा होती थी रात शाम के समय लालटेन की रोशनी में, तो रामायण के पात्र में सब बैठ जाते थे, अलग अलग सज के आते थे और उस बीच में ही एक गायन के द्वारा लोगों के अंदर देशभक्ति के प्रति, क्रांति के प्रति, देश की आजादी में जुड़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था। तो ये सारे प्रभाव निश्चित रूप से गांधी जी के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अपने यहाँ है कि मैत्री शरण गुप्त भी गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। जब उनको उनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं को जैसे भारत के प्रतिबंध वैसे लगा दिया गया था, तो उनको एक बार उनकी कुछ कविताएं यहाँ पे उन्होंने कविताएं महावीर प्रसाद द्विवेदी से सरस्वती में प्रकाशित करने के लिए अनुरोध किया, तो उसमें नहीं हो पाए। तो गैरसैंण विद्यार्थी के प्रताप नामक पेपर में उनकी रचना छपी, जिसके विरोध में उनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा विधान की 129 धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार करके झांसी से आगरा ले गए। आगरा जेल में उनको रखा गया था। आगरा जेल में जब रखा गया तो वहां पे संध्या साधना करने के स्थान पे वो वहां शाम को सूत काटने लगे थे। गांधी जी को जब पता चला तो गांधी जी ने राष्ट्रपति मैत्री शरण गुप्त की एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ये उनका गांधी जी के शब्द है मैत्री शरण गुप्त के लिए, वो कह रहे हैं, लेकिन सरकार भी कभी कभी अत्यधिक उदार हो जाती है, कुछ आदमियों को यूं ही उठा ले जाते हैं। मैत्री शरण गुप्त भी यही है, वे भी यूं ही बस पकड़ लिए गए। वे सुप्रसिद्ध कवि हैं, लेकिन आज उनकी कविता कलम से नहीं निकलती पर उनके सूत के तारों से निकलती है। तो ये बड़ी बात उन्होंने मैत्री शरण गुप्त की तारीफ के रूप में गांधी जी ने जब कही थी, उनको जब गिरफ्तार किया गया था। ऐसे सागर जिले में स्वतंत्रता आंदोलन बिल्कुल जैसे पूरे बुंदेलखंड में हो रहा था, उसी तरह से समानता था। सागर में 1930 में जगह जगह नमक कानून तोड़ने के लिए आंदोलन चलाया गया। 1934 में गांधी जी ने सागर जिले का दौरा किया और ढेर सारे दौरे पूरे बुंदेलखंड के, अगर जब लोग जाते थे तो एक गांव जाते थे। इन गांव में मुख्य रूप से उन्होंने हजन कल्याण की परंपरा शुरू की। तो ये पूरा जो रिसर्च पेपर मैंने उस समय ये पब्लिश हो चुका है, जयपुर यूनिवर्सिटी ने इस